नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल विजय गोखले के द्वारा लिखा गया है, जो हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, डिलेमा का क्या मतलब होता है? जब देखो दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव्स में से एक डिफिकल्ट चॉइस मेक करनी पड़ती है तो उसे कहा जाता है डिलेमा। जैसे आप अपना यूपीएससी का सेंटर चेंज करो या फिर ना करो, ये आपके लिए एक डिफिकल्ट चॉइस हो सकती है, मतलब आपका ये डिलेमा हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन के सामने भी इसी प्रकार का डिलेमा है कि चाइना को पार्टनर माना जाए या फिर चाइना को राइवल माना जाए। चाइना क्या है? चाइना हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन है? देखो, यूरोप और चाइना की जो दोस्ती है वो जनरेशन्स पुरानी है, दोनों काफ़ी समय से पार्टनर हैं। आज चाइना और यूरोपियन दोनों की जीडीपी को अगर हम मिला दें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दोनों की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी में 35% कंट्रीब्यूट करती हैं। यूरोप ने चाइना की मदद की थी डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने में। और जो यूरोपियन प्रोजेक्ट है, देखो यूरोपियन प्रोजेक्ट का मतलब ये है यूरोप का इंटीग्रेशन। तो चाइना ने भी यूरोपियन प्रोजेक्ट में यूरोप की मदद की है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं किस प्रकार से कोऑपरेशन हुआ है दोनों में पिछले कुछ सालों में। 1995 से लेकर 2012 के बीच जर्मनी, जो कि यूरोप का एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, जर्मनी की इंडस्ट्रियल वैल्यू 37% इंक्रीज हो गई। और देखो, इसमें यूएसए की सप्लाई चेन्स का इतना रोल नहीं रहा जितना कि चाइना की सप्लाई चेन्स का रोल रहा जर्मनी की इंडस्ट्रियल वैल्यू को इंक्रीज करने में। ये तो हमने बात की पॉजिटिव पॉइंट्स की, बट देखो इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के बावजूद मार्च 2019 में यूरोपियन यूनियन कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, स्ट्रेटेजिक आउटलुक, जिसमें चाइना को डिस्क्राइब किया गया साइमल्टेनियसली एक कोऑपरेटिव पार्टनर, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर और सबसे लास्ट में सिस्टमिक राइवल। समझ गए? 3 टर्म्स यूज की गई चाइना के लिए, कोऑपरेटिव पार्टनर, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर और सिस्टमिक राइवल। मतलब यूरोपियन यूनियन अब चाइना को संदेह की नज़र से देखने लगा है। कोविड-19 के बाद तो देखो ये संदेह बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन में कहीं ना कहीं चाइना को लेकर डाउट आने स्टार्ट हो गए थे। क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि चाइना यूरोप में कई सारी सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कल्टीवेट कर रहा है। जैसे चाइना का एक इनिशिएटिव है 16+1, इसमें सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स आते हैं। यूरोपियन यूनियन को यह बात अच्छी नहीं लगती। यूरोपियन यूनियन को लगता है कहीं ना कहीं चाइना यूरोपियन यूनियन को तोड़ने का काम कर सकता है, यूरोप की जो यूनिटी है उसको ब्रेक करने का काम कर सकता है। इसके अलावा मीटिंग्स विद नॉर्डिक कंट्रीज एंड साउदर्न यूरोपियंस, ये सब जो देश हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। यहाँ पर भी चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा देखो, ये जो बाल्टिक सी आपको दिख रहा है मैप में, बाल्टिक सी में चाइना की नेवी ने रशिया की नेवी के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी असहज महसूस किया। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर इंडियन ओशन में चाइना श्रीलंका के साथ या किसी दूसरे देश के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा तो इंडिया को अच्छा नहीं लगेगा। इवन साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में जो चाइना एग्रेशन दिखा रहा है उस पर भी यूरोपियन यूनियन की नज़र है। इवन चाइना इंफॉर्मेशन वारफेयर पर भी काफ़ी फोकस करता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको देता हूं। जब देखो कोविड-19 की महामारी आई तो चाइना ने कुछ देशों की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, फॉर एग्जांपल इटली की। यूएसए ने उस समय मदद देने से इनकार कर दिया था महामारी के चलते, लेकिन चाइना ने अपने प्लेन्स भेजे, उनमें मेडिकल एड थी। तो इटली के विदेश मंत्री ने चाइना की तारीफ करते हुए कमेंट किया। तो उस समय यूरोप 2 व्यूज़ पे बट गया था। एक
कि अब यूएसए हमारा साथी नहीं रहा, चाइना हमारी मदद कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट एक्सपर्ट्स का ये था, चाइना सिर्फ अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना इस एड की सहायता से अपनी इमेज इंप्रूव करना चाहता है, क्योंकि महामारी के आरोप चाइना पर लगे हैं, इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं है। असल में चाइना यूरोप की यूनिटी के लिए खतरा है, समझ गए? मतलब कोविड-19 के आने के बाद जो शक था यूरोपियन यूनियन का चाइना के ऊपर, वो और ज़्यादा गहरा गया। 10 जून को यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी की गई। कुछ थर्ड कंट्रीज, फॉरेन एक्टर्स, खास करके रशिया और चाइना, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं यूरोप के कंट्रीज में कोविड-19 को लेके, और इससे सोशल पोलराइजेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बोला गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अभी देखो कोविड-19 की महामारी खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन चाइना के जो एग्रेसिव एक्शंस हैं वो कंटिन्यू हैं। ना सिर्फ साउथ चाइना सी में इंडिया के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर, हांगकांग में, तो इससे यूरोपियन यूनियन और ज़्यादा चिंतित हो गया है चाइना के रवैये को लेके। हाल ही में एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रीमियर ली किचियांग के बीच 22 जून को। इस वर्चुअल समिट में यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी कि चाइना के यूरोप के साथ रिलेशंस साइमल्टेनियसली वन ऑफ मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग भी हैं। तो इस स्टेटमेंट से पता लगता है यूरोप का अभी चाइना के संदर्भ में क्या डिलेमा है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, ना सिर्फ देखो यूरोपियन यूनियन बल्कि चाइना को भी अब ऐसा लगता है यूरोप की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। बट सिर्फ चाइना ये इंश्योर करना चाहता है यूएसए, यूरोप, जापान, ये सब देश एक अलायंस ना बना ले हमारे खिलाफ। इसी वजह से इस अलायंस को बनने से चाइना रोकना चाहता है। चाइना बोलता है कि यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना ये आपस में अगर कोऑपरेट करें तो इसके बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। मकसद यही है जापान और यूरोपियन यूनियन को रोका जाए कि वो चाइना के साथ अलायंस बना के हमें कंटेन करें। बट देखो यूरोपियन यूनियन सीधा सीधा यूएसए को फॉलो करेगा, चाइना के अगेंस्ट कैंप में शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना जो है, इन्होंने हाल ही में बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे 2020 रिलीज किया। इसके अनुसार ज़्यादातर जो यूरोपियन बिजनेसेस हैं वो इन चाइना फॉर चाइना हैं। अभी भी चाइना में मौजूद यूरोपियन कंपनीज को ये लगता है शी चिनफिंग फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेके आएंगे इस महामारी का सहारा लेकर, जैसे डेंग जियाओपिंग या फिर जू रोंगजीजी लेके आए थे 1992 में और 1998 में। यूरोपियन कंपनीज को अभी भी ये लगता है चाइना एक बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है। हालांकि इस महामारी ने आवाज़ें उठानी स्टार्ट कर दी हैं, मतलब महामारी की वजह से आवाज़ें उठने लगी हैं कि यूरोपियन यूनियन को अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सिर्फ एक चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चाइना और यूएसए के बीच रिश्तों में जो बिटरनेस है, इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब चाइना के बजाय दूसरी अल्टरनेटिव मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं। इस वजह से इंडिया ईयू रिलेशंस को मजबूत करने का भी बिल्कुल सही समय है और पॉलिटिकल कंडीशंस और भी ज़्यादा फेवरेबल हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद। वैसे देखो यूरोपियन यूनियन इंडिया के रोल को रिकॉग्नाइज करती है इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी इस्टेब्लिश करने में। अगर दोनों मिल के काम करते हैं टेक्नोलॉजीज और दूसरे इश्यूज पर तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बट अब हम यूरोपियन यूनियन के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक अल्टरनेटिव नहीं है। पहले यूरोपियन यूनियन इंडिया को एक मार्केट के रूप में देखता था, बट अब देखो सिक्योरिटी और इससे संबंधित जो दूसरे इश्यूज हैं इनको लेके भी काफ़ी कोऑपरेशन हो सकता है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच। बट आवश्यकता ये है कि कुछ प्रमुख इश्यूज पर कोऑपरेशन की शुरुआत हो, जैसे देखो हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, फॉर एग्जांपल 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन कोऑपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो काफ़ी समय से हुआ नहीं है, रुका हुआ है, इसको लेके जल्द से जल्द बातचीत को फाइनल नतीजे तक पहुंचा सकते हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया। तो
तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।